नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इनके आज आपके सामने फिर से एक नए छोटे से वीडियो के साथ। प्यारे साथियों, आज एक छोटा सा आप लोगों का टेस्ट रख रहे हैं। टॉपिक है चिंतन, तर्क और कल्पना। कुल 10 प्रश्न हैं और ये 10 के 10 प्रश्न आपकी जो पीडी पाठक की पुस्तक है मनोविज्ञान की, उससे लिए गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके रीट एग्जाम की दृष्टि से, तो कोशिश करिएगा 10 में से आप 10 कर पाएँ। पहला प्रश्न बिना देरी के शुरुआत कर लेते हैं। चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी तथ्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? पहला ऑप्शन है रोस, दूसरा है वेलेटाइन, तीसरा है रेबन, चौथा है क्रो एंड क्रो। तो याद रखिएगा, अविराम गति से प्रवाहित होना, अविराम गति से प्रवाहित होना, ये कीवर्ड आपको मिल जाए, आंख बंद करके आप क्या करेंगे? वेलेटाइन करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका? बी रहेगा, वेलेटाइन की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, किस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। क्या पूछा है? किस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से है? पहला है प्रत्यात्मक चिंतन, दूसरा है कल्पनात्मक चिंतन, तीसरा है तार्किक चिंतन, चौथा है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान की वस्तुओं से पूछा है तो आपका रहेगा प्रत्यक्षात्मक चिंतन। जबकि यहाँ पे ऑप्शन में ऐसे डाल दिया जाता, प्रश्न ऐसे पूछा जाता कि भविष्य की वस्तुओं से है, तब वहाँ पर हम आंसर क्या करते? कल्पनात्मक चिंतन करते। फिलहाल हम ऑप्शन नंबर 4 करेंगे, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। क्या होता है ये हम थोड़ा सा नीचे डिस्कस करेंगे। पहले अगले प्रश्न पर हम बात कर लेते हैं। जॉन डीवी ने किस चिंतन को विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है? किस चिंतन को विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्यात्मक चिंतन पहला ऑप्शन है, दूसरा है तार्किक चिंतन, तीसरा है कल्पनात्मक चिंतन और चौथा है प्रत्यात्मक चिंतन। तो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, तार्किक चिंतन। सबसे उच्च स्तरीय चिंतन होता है ये, जिसमें हम किसी भी समस्या का समाधान हमारे तर्क जो होते हैं, लॉजिक जो होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो इसको जॉन डीवी ने क्या नाम दिया है? विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेते हैं। तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप से प्रदान करता है, जिसको केवल पिछले समाधानों का प्रयोग करके हल नहीं किया जा सकता। यह परिभाषा किसकी है? मन की परिभाषा है, स्किनर की परिभाषा है, डीवी की परिभाषा है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। तो देखिएगा, ये फैक्ट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मन की परिभाषा है ये। अगला प्रश्न लेते हैं कि समस्या समाधान किसी लक्ष्य प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। कोई भी हमारी कठिनाइयाँ हैं, कोई भी हमें बाधा मिल रही है, समस्या समाधान क्या करता है? उस पर विजय पाने की प्रक्रिया होती है। यह बाधाओं के बावजूद सामंजस्य करने की विधि है। किसका कथन है? स्किनर का है, डीवी का है, क्रो एंड क्रो का है, या फिर ये भाटिया का है? तो याद रखिएगा, ये इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल रहेगा, ये डीवी का कथन है। एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों के लिए, कमेंट सेशन में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह परिभाषा किसने दी है? बेहद महत्वपूर्ण है, कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा। छठा प्रश्न पर हम बात कर लेते हैं। किस विधि को उच्च कोटि के प्राणियों के लिए किया जाता है? किस विधि का प्रयोग? तो पहला ऑप्शन है अनसीखी विधि, दूसरा है अंतर्दृष्टि विधि, तीसरा है वैज्ञानिक विधि, चौथा है प्रयास एवं त्रुटि विधि। तो नाम से ही पता चल रहा है, अंतर्दृष्टि हमने सिद्धांत भी पढ़ा है, सूझ का सिद्धांत, जो प्रतिभाशाली बालकों के लिए किया जाता है। तो उच्च कोटि की बात की है तो ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल बी सही रहेगा। मंद बुद्धि और छोटे बालकों की बात की जाती तो हम किस पे क्लिक करते? प्रयास और त्रुटि पे। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। थोड़े से कुछ बिंदु मैंने लिखे हैं, उसके बाद कल्पना के 5 प्रश्न हो रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। चिंतन 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित कौन सी वस्तुओं से होता है? वर्तमान की जो वस्तुएं होती हैं उनसे होता है। किसका? प्रत्यक्षात्मक चिंतन का संबंध। जैसे माता पिता के बाजार से लौटने पर यदि बालक को उनसे
काफ़ी दिनों तक टॉफ़ी मिल जाती है। तो जब भी वे बाज़ार से लौटते हैं तभी टॉफ़ी का विचार उसके मस्तिष्क में आ जाता है और दौड़ता हुआ उसके पास चला जाता है। यह सबसे निम्न स्तर का चिंतन है। वैसे हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं, मैं भी जैसे बाज़ार जाता हूँ तो टॉफ़ी लेके आता हूँ। तो जैसे ही मैं बार बार ऐसी प्रक्रिया होती है तो बच्चे के दिमाग में एक इमेज बन जाती है। जैसे ही मैं आता हूँ तो वो भाग के दौड़ के पास आता है कि हाँ क्या आई होगी, टॉफ़ी आई होगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी हमारे पूर्व अनुभव हैं, जो भी हमारे पहले के जो कंसेप्ट हैं, उनका संबंध है यदि हम वर्तमान की वस्तु से कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या रहेगा, आपका प्रत्यक्षात्मक चिंतन रहेगा। यदि यहाँ पे भविष्य से पूछ लिया जाता तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका कल्पनात्मक चिंतन हो जाता है। ठीक है, यह सबसे क्या है, निम्न स्तर का चिंतन है, ये याद रखिएगा। यह विशेष रूप से पशुओं और बालकों में पाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की भाषा नाम का प्रयोग नहीं किया जाता। भाषा इसमें लुप्त होती है। बच्चे केवल दिमाग से, मतलब पूर्व अनुभव से एक इमेज बनाते हैं। दूसरा है प्रत्यात्मक चिंतन। देखो नाम से पता लग रहा है, कंसेप्ट है प्रत्यय, पूर्व अनुभव से हमारे जो कंसेप्ट होते हैं उसका हम संबंध कर लेते हैं, वो हमारा प्रत्यात्मक चिंतन होता है। देख लेते हैं, इस चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है जिसकी सहायता से भविष्य के किसी भी निश्चय पर पहुंचा जा सकता है। जैसे देखो, कुत्ते को देखकर बालक ने अपने मन में प्रत्यय का निर्माण कर लेता है और जब भी वह भविष्य में उस कुत्ते को फिर से देखता है तो उसकी ओर संकेत करते हुए कहता है, अच्छा कुत्ता। इस चिंतन में भाषा और नाम का प्रयोग किया जाता है। ये आपका दूसरा प्रत्यात्मक चिंतन है। फटाफट देख लेते हैं। तीसरा कल्पनात्मक चिंतन, इमेजिनेटिव थिंकिंग। इसमें क्या है, इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है। उपकल्पनाओं का निर्माण हमने किस में पढ़ा था, क्रियात्मक अनुसंधान में पढ़ा था, आपको याद होगा, तीसरा चरण एंडरसन का। जब माता पिता बाजार जाते हैं तब बालक कल्पना करता है कि वे जब भी बाजार से लौटेंगे तो क्या लेकर आएंगे, टॉफ़ी लेकर आएंगे। इस चिंतन में भाषा और नाम का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। ये आपका रहेगा कल्पनात्मक चिंतन। और लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। यह सबसे उच्च स्तर का चिंतन है। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। जॉन डीवी ने इसको क्या नाम दिया है, विचारात्मक चिंतन का नाम दिया है, विचारात्मक नाम की चिंतन की संज्ञा दी है। तो आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। चिंतन के दो प्रकार पढ़ लेते हैं, एक है आगमनात्मक चिंतन, दूसरा है निगमनात्मक चिंतन। वैसे तो आप सब लोग जानते हो, फिर भी देख लेते हैं कुछ नया क्या है। आगमनात्मक चिंतन, इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभवों, अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। हमारे कोई भी पूर्व अनुभव हैं, कोई भी हमारे तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उनके बेस पे हम कोई नए सिद्धांत का निर्माण कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आगमनात्मक चिंतन कहते हैं। ये याद रखिएगा, इसमें 3 स्तरों से गुजरा जाता है। कौन कौन से, पहला है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन हम करते हैं किसी चीज़ का। फिर हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। और उसके बाद हम इसका जनरलाइजेशन करते हैं कि अच्छा सब पे लागू होता है कि नहीं होता है, तो उसका फिर हो जाता है सामान्यीकरण। ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा, निरीक्षण, परीक्षण, सामान्यीकरण। क्रम भी इनका कैसे भी पूछा जा सकता है। उदाहरण है, जब माँ घर से लौटने पर बच्चे को रोता हुआ पाती है तब वह उसके कारणों की खोज करके निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अच्छा ये भूख के कारण रो रहा है। इस प्रकार इस विधि में विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर अग्रसित होते हैं। ये आगमन विधि का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हम कैसे चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, याद रखिएगा। अतः भाटिया के शब्दों में कहा जा सकता है, कोई व्यक्ति है भाटिया, उन्होंने क्या लिखा है कि आगमन विधि खोज और अनुसंधान की विधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, हाईलाइट करके दे रखा है कि आगमन विधि किसकी है, खोज और अनुसंधान की विधि है। 4 ऑप्शन डाल दिया जाए, खोज और अनुसंधान की विधि से कौन सा तर्क है, तो ऑप्शन याद रखिएगा आगमनात्मक चिंतन।
की बात कौन करता है? ये भाटिया साहब करते हैं। अब फटाफट डिस्कस कर लेते हैं निगमनात्मक चिंतन, और उसके बाद फटाफट कल्पना के 5-7 प्रश्न हो रहे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभव, विश्वास या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। उदाहरण जैसे देखो, यदि माँ को इस सिद्धांत में विश्वास है तो वह बच्चे को रोता देखकर तुरंत निष्कर्ष पे पहुंच जाती है कि उसे भूख लगी है। मतलब कोई भी सिद्धांत है उस पर यदि विश्वास कर लिया जाए, अब माँ को विश्वास होगा कि बच्चा किस लिए रो रहा है, बच्चा तो इसलिए रो रहा है कि उसको भूख लगी है, तो इसलिए उसको क्या पिला देती है? दूध पिला देती है। इस प्रकार इस विधि में हम सामान्य सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करके उसे क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। भाटिया साहब क्या लिखते हैं कि निगमन विधि प्रयोग और प्रमाण की विधि है। भाटिया साहब क्या लिखते हैं कि निगमन विधि प्रयोग और प्रमाण की विधि है, जबकि ऊपर क्या लिखा था आगमन विधि के बारे में? अनुसंधान और खोज की विधि। किसको? आगमनात्मक चिंतन को। तो ये हमने दोनों को डिस्कस किया है, और ये नीचे ये ऐसे लिखा है कि आगमन विधि और निगमन विधि दोनों ही क्या है? एक ही क्रिया के दो पहलू हैं। चलो अब कल्पना के 5 प्रश्न और कर लेते हैं, फिर अपना आज का सेशन कंप्लीट रहेगा। कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। यह हमको पिछले अनुभवों को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी थी ही नहीं। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? बहुत महत्वपूर्ण है। रायबर्न है, मैकडूगल है, ड्रेवर है या डमव्हिल है? तो याद रखिएगा ये परिभाषा किसकी है? रायबर्न की है। अगला प्रश्न है किस कल्पना का दूसरा नाम क्या है? स्मृति है। ये आज की क्लास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा कि किस कल्पना का नाम स्मृति है। पुनरुत्पादक कल्पना, दूसरा है उत्पादक कल्पना, तीसरा है रचनात्मक कल्पना, चौथा है सृजनात्मक कल्पना। तो याद रखिएगा स्मृति यानी हमारे पूर्व अनुभव, और पूर्व अनुभव नाम से हो जाएगा आपका पुनरुत्पादक कल्पना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है किस कल्पना का प्रयोग दैनिक कार्यों के लिए किया जाता है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। सृजनात्मक कल्पना, कार्य साधक कल्पना, उत्पादक कल्पना, और चौथा है आपका आदनात्मक कल्पना। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, आदनात्मक कल्पना। ये एक ऐसी कल्पना होती है जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? हमारे दैनिक कार्यों के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कार्य साधक कल्पना है? पहला है क्रियात्मक कल्पना, दूसरा है कार्य साधक कल्पना, तीसरा है कलात्मक कल्पना, और चौथा है विचारात्मक कल्पना। तो देखिए कलात्मक कल्पना तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका संबंध तो किससे होता है? सौंदर्यात्मक कल्पना से होता है। कार्य साधक कल्पना और विचारात्मक कल्पना और क्रियात्मक कल्पना, तो यहाँ पर कार्य साधक कल्पना पूछा है तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। बाकी इसके 2 पार्ट होते हैं, एक क्रियात्मक कल्पना, एक विचारात्मक कल्पना। ऑप्शन 4 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बेस्ट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। निम्न में से कौन सी सौंदर्यात्मक कल्पना नहीं है? निम्न में से कौन सी सौंदर्यात्मक कल्पना नहीं है? पहला है कलात्मक कल्पना, ये तो है। दूसरा है मन तरंग, ये भी बिल्कुल है। तीसरा है कार्य साधक कल्पना, ये नहीं होगा, ये अलग है कार्य साधक कल्पना। तो ये आज के कुल 11 प्रश्न थे। उम्मीद कर रहा हूँ 11 में से 11 सही हुए होंगे। याद रखिएगा ये जो मैकडूगल का ये सारणी है छोटी सी, इसमें आपको इतना याद रखना है कि मैकडूगल ने कल्पना को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है पुनरुत्पादक कल्पना जिसको हम नाम देंगे रिप्रोडक्टिव, दूसरा है उत्पादक कल्पना जिसको हम नाम देंगे प्रोडक्टिव। इसका संबंध किससे होता है? हमारे जो पूर्व अनुभव होते हैं उससे होता है, स्मृति से होता है। जबकि जो उत्पादक होता है इसमें हमारे जो पूर्व अनुभव होते हैं उनसे हम कुछ नवीन करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव कहते हैं। इतना काफ़ी है, इतना याद रखिएगा। बाकी देखिएगा इसको 2 भागों में बांट रखा है, एक सृजनात्मक, दूसरा है रचनात्मक। तो ये याद रखिएगा, इसकी परिभाषा आप फिर से देख लीजिएगा। पुनरुत्पादक कल्पना किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिप्रोडक्टिव। इस कल्पना में हमारे पूर्व अनुभव प्रतिमाओं के रूप में समक्ष
उपस्थित होते हैं। इस कल्पना का दूसरा नाम क्या है? स्मृति है, जो आज की क्लास का एक प्रश्न था। दूसरा है उत्पादक कल्पना, जिसको प्रोडक्टिव नाम दिया है। इस कल्पना में हम पूर्व अनुभव के आधार पर उसमें कुछ नवीनता उत्पन्न कर लेते हैं। ये याद रखिएगा, कुछ नवीनता उत्पन्न कर लेना, किससे? हमारे पूर्व अनुभव से। उसको नाम देते हैं उत्पादक। नाम से पता चल रहा है प्रोडक्टिव, प्रोडक्ट बना लेना, ठीक है। और देखो रचनात्मक कल्पना, ये सब लोग आप जानते हैं कि इस कल्पना का प्रयोग किसी भौतिक वस्तु से होता है। किससे होता है? भौतिक वस्तु से। जैसे पुल का निर्माण है, बांध है, मकान बनाने की आदि कल्पना करना, ये किससे संबंध होगा? रचनात्मक कल्पना से। जबकि सृजनात्मक यानी क्रिएटिव, इसका संबंध किससे होगा? इस कल्पना का संबंध किसी अभौतिक वस्तु से। देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना है। भौतिक वस्तु से कल्पना करना वो रचनात्मक रहेगा, अभौतिक वस्तुओं से कल्पना करना वो आपका सृजनात्मक रहेगा, जिसमें कविता है, नाटक है इत्यादि, ये आपके हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा ड्राइवर का भी एक वर्गीकरण दे रखा है, लेकिन इतना आपको याद नहीं रखना है। वही दो भागों में बांटा है। एक है पुनरुत्पादक कल्पना, वही कल्पना होगी। दूसरा है उत्पादक कल्पना, वही उत्पादक कल्पना जो हमने ऊपर पढ़ी है। इसको एक नाम दिया है सृजनात्मक, जो ऊपर हम डिस्कस करके हैं वही है। और इसमें एक नाम दिया है आदनात्मक कल्पना। इसका संबंध हमारे दैनिक कार्यों की कल्पना से किया जाता है। ये प्रश्न ऊपर आ चुका है, मैंने आपको बताया भी था। और इसके बाद सृजनात्मक कल्पना को और आगे डिवाइड कर रखा है। एक होती है सौंदर्यात्मक कल्पना, एक होती है आपकी कार्य साधक कल्पना, जिसको दो भागों में बांट दिया है, विचारात्मक और क्रियात्मक। और सौंदर्यात्मक को बांट दिया कलात्मक और मंत्रंग। तो इतना आपको डेप्थ में नहीं पूछेगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं याद, बाकी कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो इसमें आदमनात्मक कल्पना है, इसका संबंध किससे आप करेंगे? इसका प्रयोग दैनिक कार्यों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? दैनिक कार्यों के लिए। शिक्षक बालकों को ताजमहल की कल्पना करने में सहायता देने के लिए किसी आलीशान इमारत का वर्णन करता है, संगमरमर दिखाता है, ताजमहल का चित्र प्रस्तुत करता है। तो ये हमारी आदमनात्मक कल्पना रहेगी, थोड़ा सा देख लीजिएगा। दूसरा है सृजनात्मक कल्पना। इस कल्पना का प्रयोग किसी उपयोगी कार्य के लिए किया जाता है, जैसे इंजीनियर द्वारा किसी पुल का निर्माण करने के लिए उसका नक्शा बनाना, श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। अब देखिए सृजनात्मक कल्पना के दो पार्ट दे रखे हैं। एक है कार्य साधक कल्पना। इस कल्पना का प्रयोग किसी उपयोगी कार्य के लिए किया जाता है, जैसे इंजीनियर द्वारा पुल का निर्माण करने के लिए उसका नक्शा बनाना, श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। एक होती है सौंदर्यात्मक कल्पना, जिसका निर्माण, इस कल्पना का प्रयोग सुंदर वस्तुओं का निर्माण मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जैसे चित्रकारी है, उपन्यास लेखन है, मंत्रंग है, ये वगैरह वगैरह। इसके बाद देखिएगा चौथी है कार्य साधक कल्पना। ड्रेवर ने इस कल्पना को दो भागों में बांट दिया है। एक है विचारात्मक कल्पना, दूसरा है क्रियात्मक कल्पना। तो विचारात्मक कल्पना में क्या है? इसका प्रयोग श्रेष्ठ विचारों, आदर्शों, सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। नाम से ही पता लग रहा है विचार होंगे, आदर्श विचार होंगे, श्रेष्ठ विचार होंगे, है ना, सिद्धांत की बात होगी। और क्रियात्मक में क्या होगा? इसमें कोई भौतिक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए किया जाता है, जैसे पुल, नहर, सड़क वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सौंदर्यात्मक कल्पना, नाम से ही पता चल रहा है सौंदर्यात्मक। तो इसमें क्या होता है? ड्रेवर ने इस कल्पना को दो भागों में बांटा है, कलात्मक कल्पना और मंत्रंग कल्पना। इसका प्रयोग श्रेष्ठ कलाओं की वस्तुओं के लिए किया जाता है, जैसे चित्रकला, पद्य रचना है। और मंत्रंग कल्पना क्या होती है? इसका प्रयोग शेख चिल्ली के हवाई किलों के निर्माण के लिए किया जाता है, मंत्रंग एक प्रकार से। अब देखिए ये आज की हमारी क्लास कंप्लीट है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कल्पना की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। बहुत सारी उपयोगिता है, लेकिन कुछ दो तीन हैं, काफ़ी हैं। इसमें पहली देर की है, ये पॉइंट आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। विद्यालय कार्य का उद्देश्य न केवल बालकों की कल्पना का विकास करना है, बल्कि उचित दिशा प्रदान करना भी होना चाहिए। उक्त कथन से बालकों की शिक्षा में कल्पना की उपयोगिता पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस उपयोगिता के पक्ष में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला है, कल्पना बालक को वर्तमान अनुभवों की सीमा पार करने की शक्ति देती है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, कल्पना बालक को सुदूर देशों के लोगों से संपर्क स्थापित करने की योग्यता प्रदान करती है। कल्पना बालक को ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करने से उसका मानसिक विकास करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं। रचनात्मक शक्ति का विकास करती है, सृजनात्मकता का विकास करती है ना। तो ये काफ़ी सारी आप बच्चे जानते हैं।
तो ये आज की हमारी क्लास थी। चिंतन, तर्क और कल्पना से संबंधित कुछ 10 प्रश्न थे और पीडी पाठक की पुस्तक से लिए हुए थे। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा। कितने प्रश्न सही हुए ज़रूर बताइएगा। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, किसने कहा, कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। फिर से एक नए वीडियो में के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।